हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की स्पेशल वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं अपने क्लास 12th का एक पार्टनरशिप का ऐसा चैप्टर जिसका क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो पहले तो मैं बता देता हूँ ये वीडियो किसके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप एक बार पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर पढ़ चुके हो, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि इस एक वीडियो के अंदर हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल बारीकी से कवर हो जाए, तो ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल आपके लिए रहने वाली है। सेकेंड चीज़, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा टीएस ग्रेवाल के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप टीएस ग्रेवाल बुक से पढ़ रहे हो या आप क्वेश्चन नोट करना चाहते हो तो बिल्कुल अवश्य वो लास्ट में क्वेश्चंस देखना जो हमने अपने क्लास में यहाँ पर डिस्कस करे थे, और उन क्वेश्चंस में मैंने मार्क करवाए हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये वीडियो एंड तक ध्यान से देखना, आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि रेगुलर वीडियोस आ रही हैं और आपकी वीडियो मिस हो सकती है। एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए, आपको सारी अपडेट टाइम पर मिलती रहेगी, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना। चलो तो शुरू करते हैं सर एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो देखो, सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर एक प्रकार से रिकॉन्स्टिट्यूशन है फॉर्म का। रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे? आप देखो, यहाँ पर मान लो एक फॉर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स पहले से काम कर रहे हैं। अब इनको एक नया पार्टनर आकर ज्वाइन कर लेता है। अब जनरली क्या होता है, जैसे ही कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो पुराने पार्टनर्स का कुछ सैक्रिफाइस हो जाता है, वो उदास हो जाते हैं क्योंकि अब उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएंगे और थोड़ा सा हिस्सा नए पार्टनर को मिल जाएगा। इस प्रक्रिया को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोल देते हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज़ ये कि सेक्शन 31, ये याद रखना है आपको, ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि कोई भी पार्टनर एडमिट हो सकता है अगर पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में लिखा हो। यानी कि पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ है कि भाई फला दिन पर ये व्यक्ति हमारे फर्म में एडमिट होगा, तो बड़ी अच्छी बात है, हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा कुछ डीड में पहले से लिखना मुश्किल होता है और डीड इसीलिए साइलेंट होती है। तो यहाँ पर कानून का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न अप्लाई होता है, सेक्शन 31, जो ये कहता है कि कोई भी पार्टनर तभी एडमिट हो पाएगा अगर बाकी के सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे। तो इस पर छोटा सा केस बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नया पार्टनर तभी एडमिट हो सकता है जब बाकी सारे पार्टनर्स अपना कंसेंट देंगे, राइट। बाकी इसके अलावा जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसके पास 2 राइट्स होते हैं। वेरी सिंपल, पहला वो प्रॉफिट में हिस्सा लेगा और दूसरा वो जो फर्म के एसेट्स हैं उनको शेयर करेगा, ऑब्वियसली उनको इस्तेमाल करेगा। तो ये उसके पास 2 अधिकार होते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कॉन्सेप्चुअली, वो है जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर्स का कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस हो जाता है जनरली। हाँ, अब होने को ऐसा भी हो सकता है कि पुराने पार्टनर में से कोई गेन करना शुरू कर दे, वो एक अलग की बात है। लेकिन अगर कोई भी पुराना पार्टनर सैक्रिफाइस करता है तो वो बदले में नए पार्टनर को बोलता है कि मुझे इसके बदले में कुछ कॉम्पनसेशन दो। तो नया पार्टनर एज्यूम कर लेते हैं 20,000 रुपये कॉम्पनसेशन के लाता है, अपार्ट फ्रॉम कैपिटल अलग है। अब वो 20,000 रुपये पार्टनर्स को लाता है कॉम्पनसेशन के तौर पर। हमें इसका टर्म याद रखना है, इसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये एक टेम्परेरी नेचर का अकाउंट है जो 2-3 एंट्रीज के अंदर अपने आप क्लोज भी हो जाता है। तो इसका नेचर मतलब आप पर्सनल अकाउंट मान लो, लेकिन ये क्लोज हो जाता है, तो इसका कोई अकाउंटिंग पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट कुछ नहीं है। लेकिन टर्म याद रखनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो हम इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म मानते हैं। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता था वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अभी आगे के चैप्टर्स में पार्टनर रिटायर होगा, डेथ हो जाएगी, वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना फर्म का, आप याद रखो हमेशा फर्म अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करती है, क्योंकि उनको मार्केट में जो अभी की वैल्यू है वो निकाल के रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब जब वो नई वैल्यूज़ रिकॉर्ड करते हैं तो उनके कुछ फ़ायदे या नुकसान हो जाते हैं, रिवैल्यूएशन गेन या लॉस हो जाता है। अब वो रिवैल्यूएशन गेन या लॉस वो नए पार्टनर को नहीं देते, वो पुराने पार्टनर्स ही आपस में पुराने रेशियो में बांट लेते हैं, है ना। तो ये कंपलसरी एक प्रक्रिया बन जाती है। अच्छा, अब पार्टनरशिप के प्रभाव क्या पड़ते हैं, ये भी एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला इफेक्ट तो बहुत ही सिंपल है कि पुरानी पार्टनरशिप देखो एंड हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी, और नई पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। इसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। पुरानी खत्म, नई एग्जिस्टेंस में आ गई।
दूसरा, नया पार्टनर जो है वो फ्यूचर में प्रॉफिट का हिस्सा लेगा, तो इसीलिए रेशो बदल जाता है और एक नया न्यू एग्रीड रेशो उनका हो जाता है। तीसरा, एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करना मैंने बोला कंपलसरी है, क्योंकि जो भी फायदा या नुकसान आएगा वो पुराने पार्टनर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये 3 इफेक्ट्स होते हैं जब भी पार्टनर एडमिट होता है। अब इस पूरे चैप्टर का अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं टॉपिक वाइज, तो इसमें हमें क्या क्या कवर करना है जो इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे ही नया पार्टनर एडमिट होता है तो सबसे पहले तो रेशो बदल जाता है। आपके एग्जाम के लिए बता देता हूँ, रेशोज़ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 से 3 नंबर तक का क्वेश्चन का वेरिएशन, ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, हमें करना होता है जो कॉम्पनसेशन के पैसे प्रीमियम फॉर गुडविल वो लाया उसकी अकाउंटिंग करना। तो इसको तो आप 100% मार्क कर लो, क्योंकि या तो अकेला इसका क्वेश्चन आएगा या बड़े क्वेश्चन के अंदर इसका एप्लीकेशन ज़रूर आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को तो आप छोड़ना ही मत इस चैप्टर में, है ना। जब तक समझना है देखते रहना वीडियो चाहे, लेकिन अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, वो भी एक कंपलसरी प्रक्रिया है। फ्री रिजर्व्स या जो भी स्पेशल फंड्स हैं या फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इनका ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी एक स्पेशल प्रक्रिया है। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और जिसके अंदर हमारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हो सकते हैं, जो 2 केसेस में आपको सिखाऊंगा। और अगर बैलेंस शीट बोलता है क्वेश्चन तो हमें बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। अब एक एक करके मैं आपको सारे टॉपिक्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ रेशोज़ चेंज कैसे होता है। देखो, इस चैप्टर के रेशो का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझना। सबसे पहले मैं आपको 2 एग्जांपल सिखाता हूँ कि रेशोज़ के अंदर 2 एग्जांपल्स हैं, उसमें लैंग्वेज का क्या ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले ये बेसिक एग्जांपल्स होते हैं। ABC 3 पार्टनर्स हैं, अब इनका रेशो दे रखा है 3:2:1, ठीक है। अब एक नया पार्टनर एडमिट होता है और सिंपल लिखा होता है फॉर 1/6 शेयर, और कुछ नहीं लिखा, या लिखा होगा फॉर 1/5 शेयर, कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में आप देखो, ABC 3 पार्टनर्स हैं, 3:2:1 रेशो है, और नया पार्टनर D एडमिट होता है फॉर 1/6 शेयर, लेकिन एक एडिशनल लाइन दे दी कि फ्यूचर में अब ये ABC अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 रखना चाहते हैं और नया रेशो निकालो। अब देखो, ये 2 तरह के एग्जाम्पल्स में हमें किस तरह से नया रेशो फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल होता है, एक स्टैंडर्ड तरीका है। हम क्या करते हैं, हम टोटल शेयर को 1 लेट कर लेते हैं कि लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। अब नया पार्टनर अगर 1/6 शेयर के लिए आता है, यानी D का शेयर हो गया 1/6, तो हम देखते हैं कि रिमेनिंग शेयर कितना बचा A, B और C के लिए। तो रिमेनिंग शेयर A, B और C के लिए बच गया 5/6, जो मैंने ब्लू कलर कर रखा है। अब उस ब्लू कलर का जो यानी कि 5/6 का हिस्सा है वो A, B, C आपस में बांटेंगे। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम ये 5/6 ABC के पुराने रेशो में ही बांट देंगे 3:2:1 में। ये था एग्जाम्पल 1। लेकिन एग्जाम्पल 2 में देखो, एग्जाम्पल 2 में हमें ABC का नया फ्यूचर का रेशो दे रखा है, तो हम 5/6 को ABC के बीच में फिर 5:3:2 के नए रेशो में बांट देंगे। बाकी D पार्टनर का रेशो तो गिवन होता है या शेयर तो गिवन होता है 1/6। अब कॉमन LCM बनाने के लिए हम उसको मतलब नीचे 60 बना लेंगे। तो पहले केस में अगर आप देखोगे तो आपका नया रेशो आ जाएगा 15:10:5:6। लेकिन सेकेंड केस में आप देखोगे तो आपका नया रेशो आ जाएगा 25:15:10:10। तो रेशो बदल जाता है। बाकी क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है या हमारे लिए ज़रूरी होता है कि यहाँ पर कौन से पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा, A, B या C में से, और अगर सैक्रिफाइस करा तो उनका रेशो क्या है, तो जिसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सिंपल तरीका तो है, आपके पास ओल्ड शेयर है माइनस नया शेयर है, वो करके निकाल लो तो आपको पता लग जाएगा ABC सैक्रिफाइस कर रहे हैं। लेकिन पहले एग्जाम्पल में आपको इतना टाइम वेस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं होती। जब क्वेश्चन साइलेंट ही होता है ना और वो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो ऐसे में आपका ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो के बराबर हो जाता है। तो पहले एग्जाम्पल में जो ABC का ओल्ड रेशो है 3:2:1, वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगा। हाँ, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में क्योंकि नया रेशो गिवन हो गया, नया रेशो चेंज हो गया, तो दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो तो अलग निकल जाएगा। बट ये सबसे पहले 2 बेसिक एग्जाम्पल होते हैं। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल 3 है। इसमें क्या होता है, कभी कभी आपको 2 पार्टनर्स A और B दे रखे हैं जिनका रेशो है 7:3। अब एक नया पार्टनर C एडमिट होता है 3/7 शेयर के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो देता है 2:1 और फाइंड करना है नया रेशो।
अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। आप ये एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लो या मार्क कर लो, फटाफट लिख भी सकते हो। पहले आप खुद ट्राई करके देखना वीडियो पॉज करके, मुझे लगता है कि शायद आप गलत करोगे। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि सी का जो शेयर है 3/7 वो ए और बी देंगे, और ए और बी आपस में बराबर बराबर नहीं देंगे। ए और बी उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2:1 के रेशो में। तो अब इसको सॉल्व करने का हमारा तरीका देखो क्या बन जाएगा। हम ए और बी के शेयर को लिखेंगे और उन दोनों में से माइनस करेंगे 3/7। लेकिन वो 3/7 ए और बी 2:1 में आपस में शेयर कर रहे हैं। तो आप देखो येलो कलर में ए में से मैंने मल्टीप्लाई करा है 2/3 और बी में से मल्टीप्लाई करा है 1/3, और फिर वो माइनस करके ए और बी के नए रेशो आ रहे हैं। तो फाइनली आंसर बनेगा 87:33:90। अगर आपने चेक सॉल्व करा हो वीडियो पॉज करके तो शायद आपका ये आंसर अगर आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3 इज इम्पॉर्टेंट। फिर एक वैरायटी होती है जो हमने पुराने चैप्टर में भी थोड़ा थोड़ा कवर कर रखी है। एक्स और वाई दो पार्टनर्स होंगे, नया पार्टनर एडमिट होगा और ऐसा लिखा होगा ही एक्वायर 1/5 ऑफ एक्स, 1/5 या 2/5 ऑफ वाई। तो ऑफ का मतलब हमने पढ़ा था कि इसमें हम क्या करते हैं, एक्स या वाई के शेयर में से पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई के जो भी रेस्पेक्टिव शेयर्स हैं उनमें से पहले उनको मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स का शेयर था 3/5, तो 3/5 इंटू 1/5 वो माइनस कर देंगे 3/25, और वाई का शेयर था 2/5, तो 2/5 इंटू 2/5 यानी 4/25, फिर y में से माइनस कर देंगे 4/25, और ये दोनों हिस्सा z को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें नया रेशो आएगा 12:6:7, है ना। तो ये भी एक मज़ेदार क्वेश्चन है। उसके बाद एग्जाम्पल 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, ये आप ज़रूर करना। इसमें लिखा होता है ABC 3 पार्टनर्स हैं, मान लेते हैं 5:3:2। अब D नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 25% शेयर के लिए। सबसे पहली क्वेश्चन की ट्रिक होती है, वो कई बार आपको इस तरह से परसेंट में दे देता है शेयर, तो आप इसको फटाफट से फ्रैक्शन में बना लो। 25% का मतलब हो गया 1/4, है ना। 25/100 कट करोगे तो 1/4 आ जाएगा। अब एक लाइन यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग अटैच कर रखी है कि बी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। इसका मतलब ये है अब डी नया पार्टनर तो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो बी है पुराना पार्टनर वो अपना शेयर 3/10 भी रखना चाहता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम अगर टोटल शेयर को 1 लेट कर लें तो यहाँ पर हमारा डी का शेयर 1/4 वो भी लॉक हो गया और बी का शेयर 3/10 वो भी लॉक हो गया। तो इसका मतलब ये कि अगर टोटल शेयर 1 लेट कर लें तो डी अपना हिस्सा 1/4 लेगा और बी अपना हिस्सा 3/10 लेगा, ये लॉक हो गया, गिवन हो गया। तो हमें अब रिमेनिंग शेयर ए और सी के लिए निकालना पड़ेगा। क्या बच गया, जो आएगा 18/40। अब ये रिमेनिंग शेयर 18/40 हम ए और सी के बीच में बस आपस में बांट देंगे, और ए और सी का आपस में जो रेशो है वो हमें ऊपर से पिक करना पड़ेगा। ए और सी का आपस में रेशो है 5:2। अगर आप ए और सी का रेशो देखो तो हम रिमेनिंग शेयर ए और सी का 5:2 में डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप मैथमेटिक्स देखोगे ए और सी के बीच में, तो ए और सी में 18/40 को मैंने 5:2 में मल्टीप्लाई करके बांट दिया। बाकी बी का अपना शेयर गिवन है 3/10, डी का अपना शेयर गिवन है 1/4, वो एज इट इज़ रहेगा। कॉमन एलसीएम बना के फाइनली रेशियो बन जाएगा नया 90:84:36:70। थोड़ा कट शॉर्ट करके बन जाएगा 45, 42, 18 और 35। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशियो का। उसके बाद देखो एग्जाम्पल 6, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें एक लैंग्वेज में हल्का सा ट्विस्ट है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं 7:5, नया पार्टनर सी एडमिट हो गया। अब इस बार लिखा है ही एक्वायर 1/24 फ्रॉम ए और रिमेनिंग फ्रॉम बी। अब फ्रॉम का मतलब होता है कि हमको सीधा माइनस करना है जो भी शेयर दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, ए 1/24 दे रहा है, माइनस कर देंगे, और रिमेनिंग जो है वो बी दे रहा है। अब रिमेनिंग क्या बचा 3/24, वो बी में से माइनस कर देंगे, तो ये सी को मिल जाएगा बस। तो नया रेशो बन गया 13:7:4। तो ये भी क्वेश्चन एक लैंग्वेज की वजह से रेशो का बन सकता है। तो आई होप आपको रेशो के छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि किस तरह से नए रेशो हमसे निकलवा सकते हैं। बाकी एंड में बताऊंगा भी कि बुक के कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पर या प्रीमियम फॉर गुडविल पर, है ना। और प्रीमियम फॉर गुडविल का कॉन्सेप्ट हमको पता था
कि नया पार्टनर कुछ पैसे लाता है पुराने पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए, और इनफैक्ट पुराने भी नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए। कॉन्सेप्ट को यही मान के चलो कि हम PFG यानी प्रीमियम फॉर गुडविल पुराने पार्टनर्स को नहीं देते, ऐसे बोलो, अभी से ये आदत डालो कि हम PFG सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देते हैं क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस करा है। ये कॉन्सेप्ट है। अब इनकी अकाउंटिंग देखते हैं केस बाय केस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेते रहना अगर जहाँ भी आपको लगे। क्वेश्चन में एक एग्जिस्टिंग गुडविल हो सकती है, यानी कि बैलेंस शीट में क्वेश्चन बोलेगा कि एक गुडविल पहले से आ रही है, तो हमें एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करना है, बैलेंस शीट में से राइट ऑफ करना होता है, यानी कि हटाना है। उसको बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में आप डेबिट कर दोगे और टू गुडविल मतलब गुडविल को हटा दोगे, है ना। और ये हमेशा ओल्ड रेशियो में ही आपको करना है। तो गुडविल ओल्ड रेशियो में क्या हो जाती है, राइट ऑफ हो जाती है। तो इसमें आपको याद रखना है ओल्ड रेशियो। अब उसके बाद दूसरा स्पेशल बात होती है कि अगर कोई नया पार्टनर PFG के पैसे प्राइवेटली पे करता है। प्राइवेटली का मतलब होता है कि वो पैसे पार्टनर्स को पर्सनली दे रहा है। अब फर्म के हिसाब से जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो फर्म के पास तो पैसे आए नहीं, तो फर्म फिर उसकी कोई भी अकाउंटिंग नहीं करती। लेकिन थर्ड केस से हमारे मेन केस शुरू होते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, नया पार्टनर अपने साथ कुछ पैसे लाता है, कैश लाता है, तो आपको फर्म के हिसाब से अकाउंटिंग सोचनी है। तो कैश अकाउंट डेबिट, यानी फर्म के पास पैसे आ गए। अब उसमें जनरली दो चीज़ें होती हैं। नया पार्टनर अपने पैसों में कुछ हिस्सा लाता है, या तो कैपिटल का, तो टू न्यू पार्टनर की कैपिटल बन गई, और कुछ पैसे लाता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल बन गया। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम 2 मिनट बाद क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे देते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये PFG अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है। देखो, ये ख़त्म हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, PFG अकाउंट को डेबिट कर देते हैं जितने रुपए वो लाता है। अब कभी कभी क्या होता है, पार्टनर कुछ पैसे जो लाया कोई पुराना पार्टनर गेन कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपको बड़ी इंटरेस्टिंगली कॉन्सेप्ट को समझना है कि वैसे तो PFG हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे देते हैं, तो इसीलिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को हम क्रेडिट कर रहे हैं। लेकिन इफ एनी अगर कोई पार्टनर गेन करने लगे बाय चांस, तो हम फिर गेन करने वाले पार्टनर को डेबिट कर लेंगे। तो इसीलिए वो आपको एंट्री इस तरह से नजर आ रही है। अब किसने गेन करा, किसने सैक्रिफाइस करा, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, पर जो भी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर होंगे उनको हम गुडविल ऑफ द फर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आंसर बन जाएंगे, है ना। इसके क्वेश्चन आपको बाद में दिखाऊंगा। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि नया पार्टनर अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा या तो थोड़ा सा लाता है, मतलब कुछ पोर्शन नहीं लाता, या फिर वो पूरा ही प्रीमियम लेकर ही नहीं आता। तो हमें वहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पहली एंट्री है, देखो वो तो सेम रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट जितना पैसा वो लाया, टू न्यू पार्टनर की कैपिटल जो भी उसकी कैपिटल है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर वो लाया तो ठीक, नहीं लाया तो वो भी नहीं लिखेंगे। अब जो सेकंड मेन एंट्री होती है वो ये कि जो भी PFG अकाउंट वो लाया वो तो डेबिट कर ही दिया, लेकिन जितने रुपए वो नहीं लाता नया पार्टनर, हम उसके करंट अकाउंट से छीन लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, यानी कि उससे उतना पैसा ले लेते हैं। तो इसीलिए वो आप येलो कलर की पट्टी में देख रहे हो। बाकी रिमेनिंग एंट्री सेम रहती है, वो सारा प्रीमियम फॉर गुडविल हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे देते हैं, उन्हें क्रेडिट कर देते हैं, और अगर किसी ने गेन करा होगा तो गेनिंग पार्टनर को भी हम डेबिट कर लेंगे। तो ये एंट्री आपको कुछ कुछ ऐसी कॉन्सेप्चुअली नजर आएगी। अब करंट अकाउंट डेबिट करने में बादल एक बना हुआ है छोटा सा, वो ध्यान रखना कि जब आप नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करते हो तो ये एक डेबिट बैलेंस क्रिएट हो गया। तो अगर बैलेंस शीट बनानी पड़ गई तो आपको ये डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट के एसेट साइड पर शो करना पड़ेगा। तो ये येलो कलर की जो पट्टी है करंट अकाउंट वाली, इसको फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग याद रखनी है। अच्छा, कभी कभी नया पार्टनर पैसे नहीं लाता, वो अपने साथ कुछ एसेट्स ले आता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम अपने सारे एसेट्स को डेबिट करते हैं, जितने भी होंगे, जितने भी वो लाया। बाकी सारी अकाउंटिंग सेम रहती है, टू न्यू पार्टनर कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को सेम मैनर में हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में दे देंगे, और अगर किसी ने गेन करा तो उसको डेबिट कर देंगे, यानी कि सारी एंट्रीज सेम रहेंगी। अब ये जितने भी केसेस हमने ऊपर पढ़े उसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि जो नया पार्टनर प्रीमियम लाया वो बिजनेस में ही रिटेन हो गया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन एक एडिशनल लाइन दे देता है,
क्वेश्चन कहता है कि पुराने पार्टनर्स ने उस प्रीमियम को विड्रॉ कर लिया, तो उस केस में आपको एक थर्ड एंट्री और करनी पड़ेगी। पहली और दूसरी तो चलो कर ली, थर्ड एंट्री विड्रॉ की करनी पड़ेगी, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कि आपने जो भी प्रीमियम वो लाया वो पार्टनर्स ने विड्रॉ भी कर लिया, तो उस केस में फिर आपको विड्रॉ की एक एंट्री और करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली कुल मिला के पीएफजी के सारे केसेस होते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी कॉन्सेप्ट के अंदर से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, कभी कभी आप ये ध्यान से फॉर्मूला लिख भी सकते हो, हमें गुडविल ऑफ द फर्म नहीं दे रखी होती, तो हम कैसे निकालेंगे? ये रेड बॉक्स आपके बड़ा काम का है। आपको नए पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल दे देता है, लेट से 20,000 रुपये, और नए पार्टनर का शेयर भी आपको पता होगा, लेट से 1/4। तो आपको गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नए पार्टनर के शेयर के रेसिप्रोकल से, यानी 20,000 इंटू 4/1, तो आपकी गुडविल आ जाएगी 80,000, है ना। अच्छा, फिर आते हैं सबसे ट्रिकी क्वेश्चन, ना ही प्रीमियम फॉर गुडविल देता है और ना ही वो गुडविल देता है, तब हमें गुडविल को खुद फाइंड आउट करना पड़ता है। उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं हिडन गुडविल। तो वो कैसे निकालते हैं? देखो, उसका ना फंडा क्लियर होना चाहिए। हम सबसे पहले निकालते हैं टोटल कैपिटल जो होनी चाहिए। अब उसका निकालने का तरीका बहुत सिंपल होता है, नया पार्टनर जो कैपिटल लाया मल्टीप्लाई नए पार्टनर के शेयर के रेसिप्रोकल से। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या स्टैंडर्ड स्टेप है, इससे आपको टोटल कैपिटल पता लग जाएगी। ये वो टोटल कैपिटल होती है जो फर्म की होनी चाहिए। लेकिन सेकेंड स्टेप में हम निकालते हैं एक तरह से एक्चुअल कैपिटल की अभी कितनी कैपिटल है, जिसको बोलते हैं हम नेटवर्थ, कि अभी कितनी है। अब अभी का क्या मतलब है? अभी का मतलब है कि पुराने पार्टनर्स की जो भी कैपिटल अब है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, सारे एडजस्टमेंट मतलब उनको रिजर्व दे दो, उनको रिवैल्यूएशन का गेन दे दो, रिवैल्यूएशन का लॉस दे दो, गुडविल राइट ऑफ, फिक्टिशियस एसेट, मतलब सब कुछ करने के बाद जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल आज क्या है और नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया वो भी जोड़ लो, तो तीनों की कैपिटल आज मिलाकर अभी कितनी है वो निकल जाएगी नेटवर्थ। बस ये ध्यान रखना है। तो नेटवर्थ निकलते ही आपको पता लग जाएगा, ये नेटवर्थ निकालने का फॉर्मूला है। फिर आपको पता लग जाएगा कि गुडविल ऑफ द फर्म क्या है। वो सिंपल है, स्टेप 1 यानी टोटल कैपिटल माइनस नेटवर्थ, और फिर उस गुडविल ऑफ द फर्म से आप प्रीमियम फॉर गुडविल भी निकाल सकते हो, गुडविल ऑफ द फर्म को नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, अब क्वेश्चन कभी कभी साइलेंट होता है कि नया पार्टनर गुडविल का प्रीमियम ला रहा है या नहीं ला रहा। तो एक चीज़ बड़े ध्यान से याद रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम ये हमेशा मानते हैं कि नया पार्टनर अपने साथ पीएफजी नहीं लाया, है ना। तो ये आपको हमेशा एज्यूम करना पड़ेगा, ऐसा सीबीएसई कहता है। चलो, तो ये हो गया पूरा कार्यक्रम पीएफजी को लेकर, है ना। तो अलग अलग केसेस हैं, कभी वो प्राइवेटली लाएगा, कभी वो कैश में लाएगा, कभी वो थोड़े से लाएगा, कभी वो नहीं लाएगा, कभी वो एसेट्स लाएगा। और क्वेश्चन अगर साइलेंट हो गुडविल के बारे में तो फिर हमें गुडविल को खुद फाइंड आउट भी हिडन गुडविल करना पड़ेगा, है ना। तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल आप फटाफट देख भी सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में। ए और बी पार्टनर्स हैं 2:1, बैलेंस शीट में गुडविल नज़र आ रही है 12,000। सी नया पार्टनर एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए और वो अपने साथ 10,000 कैपिटल और 30,000 पीएफजी लाया और नया रेशो दे दिया एबीसी का 1/2, है ना। तो अपने को क्या करना है, एग्जिस्टिंग गुडविल को तो देखो ए और बी के 2:1 के ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना है। अब जो दूसरी गुडविल है यानी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है 30,000, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो जो वो पैसे लाया वो एंट्री कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 40, जिसमें से 2 कैपिटल लाया 10,000 और 2 पीएफजी लाया 30,000। लेकिन अब ये पीएफजी की एंट्री क्या बनेगी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चाहो तो वीडियो को यहाँ पॉज करो, एक बार खुद सॉल्व करके फिर वीडियो प्ले करना। अच्छा, अब पीएफजी की क्या एंट्री बनेगी, इसके लिए हम देखते हैं ए और बी में से कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन। तो सबसे पहले हमने देखा ए सैक्रिफाइस कर रहा है 13/24 और बी गेन कर रहा है 7/24। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे, हमें ये पता चल गया कि ए को तो पैसा मिलेगा क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है, बट बी गेन कर रहा है तो बी को हम डेबिट करेंगे। अब हमें पीएफजी दे रखी है यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल दे रखा है 30,000 और सी का शेयर भी दे रखा है 1/4। तो मैं यहाँ से गुडविल ऑफ द फर्म निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल 30 इंटू सी का शेयर का रेसिप्रोकल 4/1।
तो मेरी ना गुडविल ऑफ द फर्म निकल जाएगी 1,20,000। और फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, 1,20,000 को ए और बी के गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो से या शेयर से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरी देखो एंट्री आप देख सकते हो, पीएफजी डेबिट 30,000 था और बी ने गेन करा तो इसीलिए बी को भी डेबिट कर दिया 35,000, बी का गेनिंग का शेयर इतना था। और 2A कैपिटल, ए को क्रेडिट कर दिया क्योंकि उसने सैक्रिफाइस करा था और ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर था 13/24। तो 1,20,000 गुडविल इंटू 13/24 आ जाएगा 65,000। तो वो सेकंड मेन एंट्री है। अगर वो आपने भी सेम करी थी तो वेरी गुड, बट कॉन्सेप्चुअली ये एंट्री होनी चाहिए। तो इसको ज़रूर एग्जाम्पल आप करके देखना, मार्क कर लो या समझ लो। तो ये बेसिकली गुडविल का होल ट्रीटमेंट और एंट्री करने का तरीका होता है, राइट। अब आते हैं इसके बाद हम कुछ छोटे ट्रीटमेंट्स पर, जैसे कि हमारा एक फ्री रिजर्व। अब देखो फ्री रिजर्व क्या है वो हमको पता है, तो ये सेम ट्रीटमेंट आप पुराने चैप्टर से भी रेफर कर सकते हो। बाकी याद रखना है कि कोई भी फ्री रिजर्व अगर होता है तो वो हम पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपल सी बात हो गई, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे तो हम उनके बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशियो में कर देंगे। अगर इसका उल्टा करें, फिक्टिशियस एसेट्स यानी कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या पीएनएल का डेबिट बैलेंस, तो इसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, इनको हम ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ कर लेते हैं। इसके बाद बात करें हम WCR या IFF यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की, तो अच्छी बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है जैसा हमने चेंज इन PSR के अंदर डिस्कस करा था। तो WCR में भी आपके अलग अलग 3-4 केसेस हैं और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के भी आपके 3-4 केसेस हैं, वो सेम है, तो इसीलिए उसमें कोई भी ट्रीटमेंट में अंतर नहीं है। सिमिलरली रिवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है और उसमें भी ट्रीटमेंट सेम है। अगर आपका रिवैल्यूएशन गेन आएगा तो ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में बांटना है और रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा तो वो भी ओल्ड रेशियो में ही ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटना है, उसमें कोई भी फर्क चेंज नहीं होगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कभी कभी क्वेश्चन जब कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट बनवाए, क्वेश्चन की मर्जी है, तो आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि किस तरह से आप स्टेप करो। सबसे पहले क्वेश्चन के ना फॉर्मेट्स तैयार कर लो, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ बच्चों को वो क्या करते हैं, पहले सोचते हैं मैं रिवैल्यूएशन बनाऊंगा फिर कैपिटल बनाऊंगा, तो उससे टाइम ज़्यादा लगता है। इट्स बेटर आप फॉर्मेट्स पहले फटाफट रेडी कर लो और जो आइटम जहाँ भी लिखने हैं वो फटाफट लिखते रहो, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ज़रूर निकालना। देखो एडमिशन के क्वेश्चन में उसको स्किप मत करना, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो से कई बार बच्चे गलती करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री के अमाउंट गलत होते हैं और प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री का अमाउंट गलत होगा तो कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग गलत होगी, बहुत बड़ा मतलब ब्लंडर हो जाता है, 6 नंबर एकदम इफेक्ट होते हैं। तो एडमिशन में माइंड में स्टेप्स बिठा लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि मुझे कैसे करना है। तो फॉर्मेट बनाए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्रीज करो या उसका ट्रीटमेंट मतलब क्लियर रखो। देन उसके बाद जो भी बैलेंस शीट में आइटम्स होते हैं उन पे नज़र बनाकर रखो हमेशा, है ना, क्योंकि वो कोई भी मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे फ्री रिजर्व है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में, फिक्टिशियस एसेट है ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो, कोई WCR IFF है तो उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करके देखो कि यार कोई क्लेम ब्लेम तो नहीं है, फिर उसका ट्रीटमेंट कर दो। एग्जिस्टिंग गुडविल देखो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे तो होगा तो राइट ऑफ कर दो। तो मतलब बैलेंस शीट के 4 आइटम आपको हमेशा नज़र में रखने। फिर उसके बाद अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट जो भी अगर क्वेश्चन बोल रहा है उस हिसाब से प्रिपेयर कर लो, जो क्वेश्चन में चलता रहता है ना। अब यहाँ पर मैं रिवैल्यूएशन के कुछ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा जो इस वीडियो की सबसे बड़ी USP है, यानी कि मार्क्स कटते हैं बच्चों के बहुत ज़्यादा, वो आपको नहीं कट रहे। एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर इंग्लिश को लेकर, जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको एसेट साइड पर बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 1,70,000, है ना, येलो कलर पे फोकस करना, और नीचे एक ना एडजस्टमेंट ऐसे लिख देता है कि बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 15%। अब कई बार बच्चे इसकी गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, बच्चे 15% कैलकुलेट करते हैं और कहते हैं बिल्डिंग की वैल्यू को कम कर दो नुकसान हो गया। नहीं, ध्यान से सुनना, अगर इंग्लिश में लिखा है बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 15%, तो इसका मतलब ये होता है कि जो 1,70,000 बिल्डिंग की वैल्यू है वो सिर्फ अभी 85% ही डिनोट कर रही है। तो आपको तो इनफैक्ट बिल्डिंग की ना सही वैल्यू खुद फाइंड आउट करनी पड़ती है, जो कैसे करोगे, थोड़ा सा लेफ्ट में ऊपर देखोगे, सही वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है 1,70,000 × 100/85।
तो सही वैल्यू आएगी 2 लाख। तो यानी कि आपको बिल्डिंग की वैल्यू को कम नहीं करना, आपको उल्टा बिल्डिंग की वैल्यू को 30,000 रुपए से बढ़ाना पड़ता है। तो ये देखो बिल्डिंग का पॉइंट है। इसी तरह दूसरा इंपॉर्टेंट है स्टॉक का पॉइंट। अब स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 96,000, लेकिन नीचे लिखा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। तो कई बार बच्चे सीधा 20% निकाल के सोचते हैं चलो वैल्यू बढ़ा दो, फिर गलत। इसका मतलब ये है कि स्टॉक ऑलरेडी 20% बढ़ा हुआ है, स्टॉक ऑलरेडी 120% पर चल रहा है। तो आपको स्टॉक की सही वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो लेफ्ट में दे रखी है 96,000 को इंटू 100/120 जो आएगी 80,000। तो इसका मतलब आपको तो स्टॉक की वैल्यू को अब कम करना है 16,000 से। तो जब हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो बेसिकली आपको बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है 30,000 से और स्टॉक की वैल्यू को कम करना है 16,000 से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और मतलब इंग्लिश का स्पेशल पॉइंट होता है। बहुत बच्चे गलती करते हैं रिवैल्यूएशन में, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। ऐसे ही एक और स्पेशल ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहा हूँ रिवैल्यूएशन का सेकंड एग्जांपल में। अब जैसे एक बैलेंस शीट होती है, उसमें आपको डेटर दे रखे हैं लेट से 90,000 और उसका एक प्रोविजन पहले से दे रखे हैं 6,000, ठीक है ना। अब पहली बात तो ये ध्यान रखना कि हमेशा प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं होगी। क्वेश्चन बहुत चालू हो गए हैं आजकल, वो डेटर्स एसेट साइड में देते हैं 90,000 और उसका प्रोविजन लाइबिलिटी में दे देते हैं 6,000, ताकि बच्चों को वो मिस ही हो जाए, बच्चों को दिखाई ना दे। लेकिन याद रखना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो सकता है। अब एडजस्टमेंट में लिखा होगा बैड डेट्स हो गए 10,000 के और प्रोविजन बनाओ या प्रोविजन होना चाहिए 10% का। तो अब देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़ कि बैड डेट्स जो होते हैं आपको हमेशा याद रखना है, बैड डेट्स हमारे डेटर को कम करते हैं और साथ ही साथ हमारा बैड डेट्स पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से एडजस्ट हो जाता है। तो अगर मैं जर्नल एंट्री के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूं तो बैड डेट्स की 2 जर्नल एंट्रीज होती हैं। पहली जर्नल एंट्री तो होती है ये वाली जो लिखी है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। इसका मतलब ये है कि बैड डेट्स हुए 10,000 के और हमारे डेटर्स अब कम हो गए। अब वो पहले 90 थे लेकिन अब वो 10,000 कम होके हो गए 80। अब 10,000 का जो बैड डेट है उसे हम राइट ऑफ करते हैं, ये सेकेंड एंट्री होती है बी। अब राइट ऑफ कैसे करते हैं? हम अपने 10,000 के बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए पहले अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को यूज करते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी 6,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। अब जो एक्स्ट्रा 4,000 की गिरावट या नुकसान हुई सिर्फ उतना ही रिवैल्यूएशन में हम डेबिट करेंगे। तो ये दोनों एंट्रीज को देखो समझो, मतलब इसका ट्रीटमेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो जब हम रिवैल्यूएशन में बैड डेट्स लिखेंगे तो मात्र 4,000 लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फिर हमें 10% प्रोविजन बनाना है। अब जब 10% प्रोविजन बनाएंगे तो हम डेटर्स 90,000 नहीं लेंगे, क्योंकि डेटर्स तो पहले 90 थे पर बैड डेट्स होने के बाद वो सिर्फ 80 बच गए। तो हमें प्रोविजन सिर्फ 80,000 का ही बनाना पड़ेगा, वो आएगा 8,000। तो रिवैल्यूएशन में आपको अगर दिखाऊं तो बैड डेट्स नजर आएंगे 4,000 और प्रोविजन नजर आएगा 8,000। ये इसका ट्रीटमेंट याद रखना है। तो ये भी कई बार बच्चे गलती करते हैं। इसके बाद एक पॉइंट है छोटा सा, कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी लिख देता है कि फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम को पार्टनर्स ने कन्वर्ट करके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम कर लिया। अब फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम का मतलब क्या? एक डेमो के लिए मान लो एक बैलेंस शीट होगी, ए और बी के फिक्स्ड कैपिटल भी होंगे और ए और बी के करंट अकाउंट भी होंगे। अब वो चाहता है कि ये फिक्स्ड मेथड खत्म हो जाए और ये फ्लक्चुएटिंग बन जाए। तो देखो पहले कॉमन सेंस लगाओ, फ्लक्चुएटिंग में क्या बनाते हैं हम? सिर्फ कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट तो होता नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस लाइन से डरना नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, करंट अकाउंट के बैलेंसेस को कैपिटल अकाउंट में बस ट्रांसफर कर देंगे। ए का बैलेंस ए में, बी का बैलेंस बी में। यानी इसकी अगर प्रेजेंटेशन दिखाऊं कि कैसे होगा ट्रांसफर, तो आप ए का और बी का देखो करंट अकाउंट में कितने रुपए हैं, 20,000 और 5,000। तो हम क्या करेंगे, बस ये उनके कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देंगे। बाकी सारी की सारी पोस्टिंग जितनी भी होंगी वो नॉर्मल तरीके से पार्टनर के करंट अकाउंट में होती रहेगी और करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो बाद में हम कैपिटल अकाउंट में देखो ऐसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये लाइन से डरना नहीं है, आप ऐसे देख लो समझने के लिए कि ए का जो बैलेंस लिखा है करंट अकाउंट का वो लिखा, सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में लिख लिए। फिर जो करंट अकाउंट का बैलेंस बचा, मान लो फॉर एग्जांपल एक मनगढ़ंत फिगर लिखी है 26,500, बस वो बैलेंस लो और ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो।
बस काम खत्म। इसी तरह बी का भी कर देंगे तो फिर उनके करंट अकाउंट क्लोज हो जाएंगे और बस अब उनके कैपिटल अकाउंट जो बचेंगे वो बच जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अब चलते हैं बच्चों इसके बाद अपना आखिरी कॉन्सेप्ट, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हम छोड़ नहीं सकते, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। देखो वैसे तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, एडमिशन ऑफ पार्टनर में 2 केसेस होते हैं। पहला केस ये होता है कि नया पार्टनर आता है अपने साथ कैपिटल लेकर और पुराने पार्टनर सोचते हैं कि चलो अब हम भी अपनी कैपिटल को उसके हिसाब से चेंज कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा केस होता है जिसमें नया पार्टनर कैपिटल जो लाता है वो मिसिंग होती है और वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। लेकिन पहले हम केस 1 देखते हैं। अब इसमें नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल लाया तो आपको क्या करना है, देखो पहला स्टेप बिल्कुल सेम हो गया जो पहले भी आया था। न्यू पार्टनर की कैपिटल को मल्टीप्लाई करना है उसके रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर से, तो हमें टोटल कैपिटल पता लग जाएगी कि फर्म की कितनी होनी चाहिए। अब इस टोटल कैपिटल को ए बी सी या जो भी पार्टनर्स हैं वो अपने नए रेशो में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ए और बी जो पुराने पार्टनर्स हैं वो नए रेशो में ही इस कैपिटल को रखना चाहते हैं, तो इसीलिए हम टोटल कैपिटल को नए रेशो में डिवाइड कर देते हैं। अब जब हम डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली हो सकता है ए को या बी को कुछ बैलेंस बचे, या तो उनका बैलेंस एक्स्ट्रा बच रहा है जिसको आप सरप्लस कह सकते हो, या कम बच रहा है जिसको आप डेफिशिएंसी कह सकते हो। अगर बैलेंस किधर भी बच रहा है, चाहे क्रेडिट में चाहे डेबिट में, तो वो पैसे वो या तो घर से लाएंगे या फिर वो विड्रॉ करके घर ले जाएंगे। तो हम जो भी एडजस्टमेंट होती है वो बाय कैश या टू कैश लिख लेते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि कैश से एडजस्टमेंट नहीं करनी है, करंट अकाउंट से करनी है, तो हम टू करंट अकाउंट या बाय करंट अकाउंट लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन निर्भर करेगा कि क्या करना है। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो पॉज करके सॉल्व करके जाएं, देख के फिर आगे बढ़ना। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं 3:2, जेड 1/5 शेयर के लिए आया, नया रेशो भी दे दिया। सारी एडजस्टमेंट के बाद एक्स और वाई की कैपिटल है 80 और 60 और जेड अपने साथ लाया कैपिटल 35। अब लिखा है कि वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं एक्स और वाई, और एंट्रीज करके दिखाओ। तो देखो स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप है हम टोटल कैपिटल निकालेंगे। जेड की कैपिटल 35 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ जेड का शेयर 10/2, तो टोटल कैपिटल आ जाएगी हमारी कितनी, टोटल कैपिटल आ जाएगी 1,75,000। फिर हम निकालेंगे कि इस टोटल कैपिटल को एक्स और वाई के नए रेशो में अगर डिवाइड करें, यानी 5:3:2 के हिसाब से x का 5/10 और y का 3/10, तो x की कैपिटल होनी चाहिए 87,500 और y की कैपिटल होनी चाहिए 52,500। अब देखो इससे होगा क्या, फिलहाल x की कैपिटल जो है वो 80 है और y की 60 है, लेकिन होनी चाहिए x की 87,500 और y की 52,500, तो x को अपने घर से 7,500 और लाने पड़ेंगे, जबकि y 7,500 विड्रॉ कर लेगा। तो अब इसको अगर जर्नल एंट्री में क्वेश्चन पूछ रहा है कि करके दिखाओ, तो हम x तो अपने घर से पैसा लाएगा तो उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल, और y विड्रॉ कर लेगा तो उसकी एंट्री हो जाएगी y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्वेश्चन ने अगर कहा कि नहीं 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 कैश से नहीं करनी है एडजस्टमेंट, करंट अकाउंट से करनी है, तो आप कैश की जगह करंट अकाउंट से रिप्लेसमेंट मार देना, जो पर्पल कलर में आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, तो बस केस 1 तो इतना छोटा सा होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एडमिशन के अंदर। अब केस 2, केस 2 में क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। नया पार्टनर क्या कैपिटल ला रहा है ये नहीं बताते और ऐसा लिख देते हैं कि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया। तो हमें कैसे करना है, पहले तो हम टोटल कैपिटल निकालते हैं, पुराने जो पार्टनर्स हैं उन दोनों पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को जोड़ते हैं, एडजस्ट करते हैं, मतलब एडजस्टेड कैपिटल को जोड़ते हैं, जिसको बोलते हैं कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के ही कंबाइंड शेयर के रेसिप्रोकल से, तो उससे हमें टोटल कैपिटल पता लग जाती है। और फिर हम स्टेप 2 में उस टोटल कैपिटल से नए पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करके नए पार्टनर की कैपिटल को निकाल लेते हैं। तो 2 स्टेप में हमें नए पार्टनर की कैपिटल पता लग जाती है। तो ये इसमें स्टेप्स होते हैं। तो इसमें भी देखो एक छोटा सा एग्जांपल है, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं 3:2, एक्स और वाई की कैपिटल है 80 और 60, सब कुछ करने के बाद जेड 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, जो उसने एक्स और वाई से इक्वली ले लिया, और जेड प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आ रहा है, उसकी कैपिटल निकालनी है। देखो वेरी सिंपल, क्या करना है अपने को, सबसे पहले
x और y की कैपिटल को कंबाइन करना है। 80 और 60 कंबाइन हो गया, कितना हो गया 140। और x और y का जो शेयर है वो कैसे निकालेंगे, z का शेयर है 1/5, तो x और y का कितना बचा 4/5, तो x और y के कंबाइंड शेयर का रेसिप्रोकल करना है, यानी 5/4। तो देखो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, 1/5 को मतलब 5/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1,40,000 से, तो टोटल कैपिटल आ गई 1,75,000, और फिर उसमें z का शेयर निकाल देंगे 1/5, तो आ जाएगी 35,000। तो z अपने घर से कितने रुपए लाया, 35,000। बाकी क्वेश्चन में अगर बोला हो कि नया रेशियो निकालो तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन ऐसी दिखाई थी कि x और y इक्वली z को पैसे दे रहे हैं, तो 1/10 माइनस कर दिया, तो नया रेशियो आ गया 5:3:2। तो ये होता है हमारा एडजस्टमेंट का केस 2, इसका हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब केस 3 भी हो सकता है, जो होता तो वैसे केस 2 ही है, लेकिन बुक में क्योंकि केस 3 दे दिया तो उसको केस 3 ही मान लेते हैं। यहां पर भी नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती, लेकिन यहां पर लिखा होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज होगा, यहां पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल वर्ड नहीं होगा। ध्यान से सुनना, प्रोपोर्शनेट कैपिटल वर्ड नहीं होगा। यहां पे ऐसा लिखा होगा कि नया पार्टनर कैपिटल लाया 1/5 या 1/4 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो यहां पर बड़ा सिंपल है, यहां पर हम क्या करेंगे, हम पुराने पार्टनर्स की कंबाइन करेंगे कैपिटल, दोनों की एडजस्टेड कैपिटल को कंबाइन कर लेंगे और बस नए पार्टनर का शेयर उसमें कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपका एक ही स्टेप में नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। तो इसमें बहुत सिंपल होता है, इसमें बस याद रखना प्रोपोर्शनेट वर्ड नहीं लिखा होगा। तो जैसे मान लो x और y पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल है 80 और 60 और z 20% शेयर यानी 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है और लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो बहुत सिंपल है, z की कैपिटल को निकालने के लिए हम x और y की कैपिटल कंबाइन करेंगे और उसमें z का शेयर 1/5 निकाल लेंगे। तो आप मेंटली भी कर सकते हो, 80 और 60 को कंबाइन कर लो, वो हो गया 140, और उसमें z का शेयर 1/5 निकाल लो, वो हो गया 28। बस, तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स थे। अब मैं आपको दिखाता हूं वो क्वेश्चंस जो आप फटाफट से मार्क कर सकते हो टीएस ग्रेवाल के, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, जो हमने क्लास में करे हैं, इंक्लूडिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस अगर हम देखें, क्वेश्चन 1 से हमने करे थे, लेकिन ये पहले के कुछ क्वेश्चंस हैं रेशियो निकालने के। तो क्वेश्चन 1 एक सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको मतलब सिंपल देख सकते हो। क्वेश्चन 2 भी एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी हमने नया रेशियो निकाल रखा है। क्वेश्चन 5 ये भी एक नया रेशियो का क्वेश्चन है, PYQ है, इसको आप ऐड कर सकते हो क्वेश्चन 5 को। उसके बाद क्वेश्चन 6 ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप निकाल सकते हो, नया रेशियो का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ये एक PYQ क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, इसको भी आप ऐड कर लेना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बताता हूँ, जो 100% आपको रिवीजन के लिए करना है, इसमें बहुत सारे केसेस दे रखे हैं अच्छी अच्छी लैंग्वेज के साथ, वो है क्वेश्चन नंबर 10। इसको आप ज़रूर करना, इसमें अलग अलग केसेस हैं जिसमें आपको रेशियोज़ निकालने के अलग अलग तरीके मतलब अपनाने पड़ते हैं, तो हर बार आपको अलग अलग तरह की लैंग्वेज मिलेगी। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस के नज़रिए से। इसमें टोटल 6 केसेस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 ये भी एक रेशियो निकालने का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप मार्क कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 16 इसमें भी नया रेशियो फाइंड आउट करना है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आप ज़रूर सॉल्व करके देखना रेशियो निकालने का। उसके बाद बात करते हैं हम अपने जर्नल एंट्रीज़ के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन 22 नॉर्मल गुडविल के ट्रीटमेंट पर बेस्ड है, इसको आप सिर्फ देख सकते हो, इसमें वही एग्जाम्पल हमारा जो था वो अप्लाई हो रहा है। बाकी क्वेश्चन नंबर 20 इसको आप मार्क कर लो, PFG का ट्रीटमेंट है, जर्नलाइज करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 इसमें नया रेशियो भी फाइंड आउट करना है, इसको आप मार्क कर लेना। देन क्वेश्चन नंबर 25 ये भी हमने सॉल्व करा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें नया रेशियो निकाल के फिर प्रॉफिट को नए रेशियो में डिवाइड करने की भी एंट्री मांग रहा है, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, देखो है ना, प्रॉफिट को डिवाइड करने की ये एंट्री होती है। उसके बाद 29th क्वेश्चन ये मस्ट है फॉर प्रॉपर रिवीजन ऑफ काइंड वाला क्वेश्चन, इसको 100% लिख कर लेना अभी के अभी, आज की आज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 एक छोटा सा PYQ क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो, इसमें
पीएफजी को विड्रॉ करा है, तो एक एंट्री विड्रॉ की एडिशनल आपको यहाँ पर नजर आएगी। फिर एक क्वेश्चन 34 फटाफट मार्क कर लो, पीवाईक्यू क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूरा का पूरा आपका गुडविल का ट्रीटमेंट कवर हो जाता है, एग्जिस्टिंग गुडविल भी, नया गुडविल भी, और जो वो पैसे नहीं लाया, नया पार्टनर देखो पैसे नहीं ला रहा इसमें, तो कैसे आप पैसे नहीं लाने पर उसके करंट अकाउंट से छीन लोगे, वो कॉन्सेप्ट इसके अंदर कवर हो जाता है। तो गुडविल के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इसी तरह क्वेश्चन 36 स्टार लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करना। इसमें कुछ गेन कर रहे हैं पार्टनर, कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और इसमें दो दो पार्टनर एक साथ एडमिट हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन 38 ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। इसमें आपको गुडविल खुद निकालनी पड़ेगी। सिमिलरली 39 पीवाईक्यू क्वेश्चन है हिडन गुडविल का, इसको भी आप मार्क कर लेना। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 भी हिडन गुडविल का ही क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 ये आप मार्क कर सकते हो। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है और रेशियो निकालने का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रूर मार्क कर लेना। और इसमें गुडविल की ही एंट्री आपको करनी है। उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमने रिवैल्यूएशन के पॉइंट डिस्कस करे थे, जैसे 47 में वही पॉइंट दे रखा है जो हमने डिस्कस करा था, 49 में भी वही पॉइंट दे रखे है जो हमने डिस्कस करा था, है ना। बाकी ट्रीटमेंट के हिसाब से 54 इसमें आपको अलग अलग रिजर्व, WCR, IFR इन सब का ट्रीटमेंट एक जगह मिल जाएगा, तो 54 आप मार्क कर सकते हो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व वगैरह के रिवीजन के लिए। उसके बाद इसका जो बी पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे एडजस्टमेंट एंट्री मांग रहा है, यानी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और यही एक स्पेशल ऐसा क्वेश्चन है कि एडमिशन के अंदर भी आपको मतलब ये वाला एप्लीकेशन करवा रहा है जो एक ही क्वेश्चन में है, तो ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडमिशन भी हो रहा है और फिर हमसे वो मतलब कह रहा है कि वैल्यूज शो नहीं करनी नई वाली और पुरानी वैल्यूज शो करके एडजस्टमेंट एंट्री करवा रहा है। तो इसमें देखो एक ट्रिक बता देता हूँ क्या है। इसमें जब हम ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे, तो नया पार्टनर जो होता है वो हमेशा गेनिंग ही माना जाएगा, क्योंकि उसका ओल्ड शेयर तो 0 है और उसको नया शेयर मिल रहा है 1/10। तो जब हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री बनाएंगे तो ब्लू कलर वाले गेन कर रहे हैं और येलो कलर वाला सैक्रिफाइस कर रहा है, तो एंट्री आपकी कुछ कुछ उस हिसाब से C डेबिट D डेबिट टू A बन जाएगी, है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया बहुत ज़्यादा। फिर 6 नंबर के बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप मार्क कर लो 56, इसमें कंप्लीट क्वेश्चन है, देखो सारी चीज़ें बनाते हैं, है ना। देन आप इसमें मार्क कर सकते हो, अगर आगे बढ़ूँ तो ये तो हमारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केसेस हैं जो हमने पढ़े। 69th क्वेश्चन, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हो, इसमें भी कंप्लीट सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है और 6 नंबर का क्वेश्चन है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, इस पर आप इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। इसमें आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और कंप्लीट क्वेश्चन मिलेगा और PYQ भी है साथ ही साथ, है ना। तो इसमें आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी केस 2 की। और फिर इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो क्वेश्चन 77 ये भी मार्क कर लो, ये केस 3 का है जिसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल नहीं लिखी होती, जिसमें नीचे कंबाइंड कैपिटल देखो लिखी हुई होती है बादल में। तो ये केस 3 को कवर करने के लिए एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी रहेगा। कंप्लीट क्वेश्चन है 6 नंबर का। उसके बाद बस ये हमारे मतलब केस 1, केस 2, केस 3 के सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो आई होप भाइयों बहनों की ये पावरफुल वीडियो से आपका एडमिशन का एक कॉन्सेप्ट पूरा ओवरव्यू हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी ग्रुप्स पर। और ये क्वेश्चंस कोशिश करो आज ही कंप्लीट करने का, देखने का 1-2 दिन के अंदर, सो दैट पूरा ये चैप्टर अच्छे से कवर हो जाए। इसकी वेटेज भी एग्ज़ाम में 8 से 10 नंबर की रह सकती है। तो मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो के कॉन्सेप्ट्स बार बार देखो, अच्छे से देखो एंड क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना। सी यू सून।